एक्सीलेंट टीम के आइडियल जो है अभय सर थे। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो मेरी दीदी ने बहुत सपोर्ट किया, तो उनका भी बहुत योगदान रहा। हमेशा पढ़ता ही रहता था, जो भी सबसे मूल्यवान कोई चीज़ है तो समय ही है। वो आप लोगों को ऑन एवरेज 10 घंटा तो पढ़ना ही होगा डेली, 2 से 3 घंटे डेली नॉन टेक पे दीजिए। सुबह उठ के वही पढ़ते थे। तो सर 2 स्लॉट में बांट दिए थे पढ़ाई, टाइम टेबल एक बना लिया था, उसी हिसाब से चलते थे। रात में 12 बजे तक पढ़ाई होती थी। जी सर, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे कुछ फार्मूले होते हैं या फिर परीक्षा में एग्जाम में उनको लेकर कन्फ्यूजन होती है, तो उसको शॉर्ट नोट्स के जरिए बना लीजिए और फिर उसको बार बार पढ़ते रहिए ताकि बढ़िया से याद हो जाए। इससे रिवीजन करके जितना बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे सर, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कंसेप्ट क्लियर होता है। प्रैक्टिस न किया पर्टिकुलर टॉपिक का, तब तक कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता। बार बार नोट्स को रिवाइज करिए और फिर खूब प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन लगाइए, टेक्स्ट बुक या बुक सब टेस्ट दें और फिर उसको पूरा टाइम दे के एनालाइज करें। हेलो एवरीवन, तो आज के इस इंटरव्यू सेशन में मैं आपको अपने बहुत ही होनहार छात्र से मिलवाना चाहूँगा, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में एसएससी जेईई एग्जामिनेशन को क्लियर किया हुआ है। तो मैं इस सेशन में उनके अनुभवों से आपको परिचित करवाना चाहता हूं कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, ताकि उनके अनुभवों से प्रेरित होकर आप भी आने वाले एसएससी जेईई एग्जामिनेशन या फिर कोई भी स्टेट लेवल या फिर पीएसयू लेवल का जेईई एग्जामिनेशन को आपको मार्गदर्शन मिल सके। इनका नाम है अंबिका प्रसाद। तो मैं तो इनको और इनको परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर इन पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे और ये अपने माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। अंबिका, आप अपने बारे में सभी को बताइए। थैंक यू सर। मेरा नाम अंबिका प्रसाद है। मेरे पिताजी का नाम श्री भगेलू प्रसाद, माताजी का नाम इंद्रावती देवी। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही की सर। हाई स्कूल तक मैं गांव से ही पढ़ा था। उसके बाद इंटर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से किया और उसके बाद हमने डिप्लोमा छत्रपति साहू जी महाराज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर से किया। उसके बाद एक्सीलेंट विजन में एडमिशन लिया। तो आज हम एसएससी जेईई में जो है हमारा सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए हम एक्सीलेंट टीम के और हमारे आइडियल जो है अभय सर, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो अंबिका, आपके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया होगा। जी सर। है ना? आपका पढ़ाई में संघर्ष रहा, लेकिन उससे पहले आपके पिताजी ने बहुत संघर्ष करके आपको पढ़ाया। तो क्या आपके इस सफलता में पिताजी का तो ऑब्वियसली योगदान होगा ही होगा। जी सर। क्या ऐसा कोई स्पेशल पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत इस संघर्ष की यात्रा में जिन्होंने बहुत हेल्प करी हो? जी सर, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो मेरी दीदी ने बहुत सपोर्ट किया। वही मुझे जो है तैयारी वगैरह में वही जो है बहुत संभाली, तो उनका भी बहुत योगदान रहा सर इस चीज़ में। तो जैसे कि मैंने आपको इस इंटरव्यू सेशन की शुरुआत में बोला था कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो अंबिका, ऐसा कई बार भी समय आया होगा, आपने एग्जाम दिया होगा और आपका 1 या 2 नंबर से एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया होगा, ठीक है, और आपके बाकी साथियों का हो सकता है उस समय सिलेक्शन हो गया और किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। तो उस टाइम पर बड़ा ही बुरा लगता है इस बात का कि हमारे बाकी साथी हमसे आगे निकल गए, लेकिन उस टाइम पर आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? सर वही सर, आप एक बात बोले ना कि सफलता एक दिन जो है एक दिन जरूर मिलती है। इसी बात को याद रखें सर कि हमें भी कुछ करना है, खाली हाथ नहीं जाना है, क्योंकि माता पिता की उम्मीदें हैं सर हमसे। तो अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे उनको। इसलिए सर उन सबको याद करके बस पढ़ाई में लगे रहे तो एक दिन ही सर सफलता मिली। अंबिका, आपका CBT 1 एसएससी जेईई में कितना मार्क्स है? सर 146 नंबर थे। उसमें जो है नॉर्मलाइज हुआ था तो 6 नंबर बढ़ा था तो 152 हुआ था। ओके। तो टेक्निकल वाले सेक्शन में कितने नंबर थे? सर 79 पॉइंट समथिंग था सर। ओके। एसएससी जेईई का जो एग्जामिनेशन है, इसका जो नॉन टेक्निकल में से जीएस वाला पोर्शन है जो कि 50 मार्क्स का होता है। जी सर। और एसएससी जेईई का जीएस वाले सेक्शन में 15 नंबर भी लाना अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जब तक आपका 22 से 25 नंबर एसएससी जेईई के जीएस वाले सेक्शन में नहीं आता है तो सिलेक्शन हो पाना बड़ा ही मुश्किल है। और जितने भी इंजीनियर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो या फिर सिविल इंजीनियर हो, तो उनको टेक्निकल सेक्शन में उतना तो दिक्कत नहीं आती है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रहता है, वो आपका कोर सब्जेक्ट्स होता है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल का सेक्शन होता है, जो जीएस वाला पोर्शन होता है, उसमें जनरली उनका इंटरेस्ट नहीं आता है या फिर इंटरेस्ट समय से नहीं आ पाता है। जब उनको 1-2 साल हो जाता है
जब उनको परिणाम उनके अनुरूप देखने को नहीं मिलता है, तब जाके उनको समझ में आता है जी सर कि जब तक हम अपना नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन, जो जीएस वाला पोर्शन वाला सेक्शन को अच्छे से कवर नहीं करेंगे, तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो कि शुरुआती दौर में 1-1.5-2 साल नॉन टेक्निकल सेक्शन को छोड़ते आते हैं। तो मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ कि आपको इस बात का कब अनुभव हुआ कि शायद मुझे लगता है कि ये सबकी समस्या रहती है कि जब तक हम नॉन टेक्निकल सेक्शन को अच्छे से फोकस्ड होकर नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा आउटपुट नहीं आएगा। आपको ऐसा कब अनुभव हुआ? सर पीजीसीएल का एग्ज़ाम था, उसमें जो है 2 नंबर से नहीं हुआ था, तो उसमें नॉन टेक में बहुत ख़राब रिस्पांस था। तो हमने सोचा कि साथ में अगर पैरेलल में नॉन टेक नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई भी एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में सर कुछ ना कुछ नॉन टेक आता ही जरूर है। अच्छा, इससे पहले भी आपने एसएससी जेईई का अटेम्प्ट दिया होगा? जी सर। तो इससे पहले आपका प्री क्वालिफाई हुआ था कि नहीं इससे पहले वाले? नहीं सर, 2 बार जो है मेरी गलती से फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, उसका मुझे बहुत अफसोस है। इसलिए एक बात आप लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि फॉर्म जो है बहुत सही से भरें, उसके लिए भले दिन भर लग जाए, लेकिन जो है फॉर्म थोड़ा समय से मतलब सही से भरें, साइबर कैफे से भरें, अपने से भरने की कोशिश ना करें उसको, जब तक अच्छी जानकारी ना हो उसके बारे में। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात करी। इनका टारगेट, मेरे ख्याल से आपका टारगेट ही एसएससी जेईई था, लेकिन किसी वजह से आपका 2 अटेम्प्ट आपके गलत फॉर्म फिलअप के वजह से ही क्या हो गया, 2 अटेम्प्ट आपके खराब हो गए। नहीं तो काबिलियत थी, समझ थी, अपने माता पिता का एक सपना था, इन्होंने देखा था, जिसे पूरा करने का प्रयास था, लेकिन 2 अटेम्प्ट इनका किस लिए वेस्ट हो गया कि फॉर्म इन्होंने ठीक से नहीं भरा। इनका फॉर्म का क्या हो गया, रिजेक्शन हो गया। नहीं तो इनका सिलेक्शन 2 साल पहले ही देखने को मिलता है और इनको इतना लंबा संघर्ष नहीं करने को मिलता। तो इन्होंने एक आपको बात बताई कि फॉर्म जब भी आप फिलअप करें तो बहुत आराम से समय देकर भरें। अगर आपको ये लगता है कि आप ठीक से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो आप साइबर कैफे जाकर आराम से फॉर्म को फिलअप कराएं और जब सबमिशन करें तो अपने जो भी आपने प्रोफाइल्स फिलअप करी है या करवाई है उसको क्रॉस चेक करके तभी फॉर्म का सबमिशन करें। आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप कितना घंटे की पढ़ाई आप करते थे? सर घंटा तो नहीं देखा, बस वही माता पिता का चेहरा सामने आता था तो मैं जो है हमेशा पढ़ता ही रहता था। जो भी टाइम मिलता था, टाइम हमेशा मैंने बचाने की कोशिश की। सर आप एक बात बोलते भी हैं, अगर सबसे मूल्यवान कोई चीज़ है तो समय ही है, तो हमेशा समय बचाने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी आप लोगों को ऑन एवरेज 10 घंटा तो पढ़ना ही होगा डेली। और इस 10, जैसे आपने बोला कि सर औसतन 10 घंटे की आपको पढ़ाई करनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी को जी, तो इसमें से कितने घंटे टेक्निकल को देना और कितने घंटे नॉन टेक्निकल को देना है? तो सर 2 से 3 घंटे डेली नॉन टेक पे दीजिए तो अच्छा रहेगा सर, वो भी पैरेलल में तैयार होता रहेगा। आपके हिसाब से 20 to 30% टाइम आप नॉन टेक्निकल को अगर देते हैं अपनी बिल्कुल शुरुआती तैयारी से, जैसे कि आप अभी पास आउट हो और आपने किसी भी इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से ज्वाइन किया है, तो अगर आप स्टार्टिंग से ही 20 to 30% टाइम, 2 से 3 घंटे टाइम नॉन टेक्निकल को देखते हो तो बेटा वो सफिशिएंट हो। जी सर। लेकिन मानिए ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 1 साल की प्रिपरेशन की और नॉन टेक्निकल को बहुत ध्यान नहीं दिया है, तो बेटा आपकी हिस्से की पढ़ाई आपको ही करनी है। जी सर। है ना? तो ये तो सबको समझ में आ रहा है कि भाई अगर आपने 1 साल नॉन टेक्निकल बहुत ध्यान नहीं दिया है, तो अगर अब आप चाह रहे हो कि 1 साल के अंदर आपका आउटपुट देखने को मिले, तो आपको आप नॉन टेक्निकल पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 2-3 घंटे नहीं, आपको 3-4 घंटे समय देने ही पड़ेंगे, है ना? आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी जब आप सुबह उठते थे तो आप कैसे पढ़ाई करते थे? नॉन टेक्निकल से शुरुआत करते थे कि टेक्निकल सेक्शन? सर सुबह उठते थे तो जैसे जो कोई चीज़ जो याद करने लायक थी, जैसे सर मान लीजिए टेक्निकल ये याद करना, तो सुबह उठ के वही पढ़ते थे। तो सर 2 स्लॉट में बांट दिए थे पढ़ाई, मतलब दोपहर के खाना खाने से पहले की और उसके बाद की। सर टाइम टेबल एक बना लिया था, उसी हिसाब से चलते थे, तो उसको फॉलो करते थे। मतलब रात में 12 बजे तक पढ़ाई होती थी सर। सुबह वही 6-6:30 बजे बैठ जाते थे सर। ओके, तो जैसे कि बेटा टेक्निकल में हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 90% जो टेक्निकल का हिस्सा है वो कॉन्सेप्चुअल है जी, लेकिन 10% चीजें आपको डेटा बेस्ड याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले को आपको टाइम से क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? जी सर, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे कुछ फार्मूले होते हैं यहाँ पे डेटाबेस बार बार भूलते रहते हैं या फिर परीक्षा में एग्जाम में उनको लेकर कंफ्यूजन होती है, तो उसको शॉर्ट नोट्स के जरिए बना लीजिए और फिर उसको बार बार पढ़ते रहिए ताकि बढ़िया से याद हो जाए, कोई दिक्कत ना है उसमें। जैसे कि किसी भी एग्जाम में आपके 10 से 15 दिन बचे हुए हैं,
तो आप रेगुलर नोट्स थोड़ा लेंदी होता है, तो जी आप सर। सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज नहीं कर सकते, तो उस टाइम शॉर्ट नोट्स आपको अहम योगदान प्रदान करते हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स, जैसे मशीन का शॉर्ट नोट्स है तो 40-50 पेज में आपने कर लिया, और 40-50 पेज पढ़ने में अगर आपने अच्छे से समय पर रिवीजन किया हुआ है तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे में आपका पूरा मशीन का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। जी सर। तो आप लोग शुरुआत से ऐसे विद्यार्थी जो कि अभी किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ है, जैसे जैसे किसी भी सिलेबस को पूरा कराया जा रहा है, आप डेली तो नहीं बना सकते शॉर्ट नोट्स, लेकिन वीकली, एक हफ्ते में जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट से आप उसे नोट करते जी। ओके। तो मैं आपसे, आप अपना ऐसा कुछ अनुभव बताइए कि जो हमारे अभी जो जनरेशन है, जो भी अब इस बार एसएससी जेईई का एग्जाम देंगे, जी। कि वो ऐसा क्या ना करें कि जिससे उसे उन्हें ऐसा क्या ना करें जी सर। जिससे उनको असफलता का मुंह देखना पड़े। मैं कह सर, कहने का ये तात्पर्य है, ठीक है, एक ही बात को दो तरीके से कर सकते जी हैं सर। कि ऐसा क्या करें कि वो इस बार एसएससी जेईई में सफलता प्राप्त करें। सर नोट्स को अच्छे से रिवीजन करके जितना बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे सर, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर वैसे बार बार पढ़ने से पता ही नहीं चलता कि हम पढ़ के आ रहे हैं। जब तक क्वेश्चन ना लगाया जाए, प्रैक्टिस ना की जाए पर्टिकुलर टॉपिक का, तब तक कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब बार बार नोट्स को रिवाइज करिए और फिर खूब प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए टेक्स्ट बुक या बुक से जो भी हो, तो प्रीवियस ईयर जैसा भी हो खूब प्रैक्टिस करिए, उससे पता चल जाता है। आप, जैसे कि हमने बात किया कि आप अपने जो रेगुलर नोट्स से, प्रॉपर नोट्स थे, जी सर, शॉर्ट नोट्स नहीं, प्रॉपर नोट्स था, उसका आप कितने समय बाद रिवीजन करते थे? सर जैसे पर्टिकुलर करते थे तो जैसे सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए, फिर से रिवीजन चालू हो गया सर। तो स्लॉट मतलब आपने रिवीजन कभी रोका ही नहीं सर। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर आप किसी न, मतलब हाँ। हर सब्जेक्ट का एक राउंड क्या है, रिवीजन जरूर जी करते सर। रहे होंगे। सर स्लॉट में उसको बांट दिए थे, मतलब रिवीजन करते थे तो दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन लगाते थे, लेकिन रिवीजन रोके नहीं हमेशा, मतलब तो देखिए बहुत अति महत्वपूर्ण बात है। लोग क्या करते हैं कि रिवीजन कब करते हैं, जब चीजें भूलने लगते हैं। तो रिवीजन कब कर रहे हैं कि जब आप 20 से 30% चीजें ही भूले हो, आपके माइंड में अगर 60-70% चीजें हैं, तभी आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। तो उन्होंने बताया है कि एक सर्किल में 1 मंथ में वो एक बार सब्जेक्ट का जरूर रिवीजन करते थे। डेली वो 3 से 4 घंटे का समय आप रेगुलर नोट्स को देते थे, जी सर, है ना। 1-8 घंटे शॉर्ट नोट्स को भी देते रहे होंगे, और मुझे लगता है 2 घंटा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे होंगे, प्रैक्टिस करते है ना जी। तो 3-4 घंटे आप रेगुलर नोट्स को पढ़ते थे जी डेली, और 1 घंटे शॉर्ट नोट्स, है ना, और 1-2 घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाते थे। ऑब्जेक्टिव वो भी प्रीवियस ईयर ज्यादा लगाता था, प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाते थे। ओके, सो आपने जो प्रिपरेशन किया, तो आप कितने समय के अंतराल पर फुल लेंथ टेस्ट देते थे? सर जैसे जब सिलेबस खत्म हो गया तभी फुल लेंथ टेस्ट देते थे, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट कंबाइन ही आते हैं सर। अगर सर कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़े रहेंगे, टेस्ट देंगे, तो उससे मोरल डाउन हो जाता है कि हमारा ये तो बहुत कम नंबर आ रहा है। इसलिए जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, रिवीजन करें, तब उससे पहले 60 टेस्ट होता है सर, सब्जेक्ट वाइज होता है, टॉपिक वाइज होता है, वो सब देते थे। ओके, तो आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर लिया है, तो आपके हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को 1 वीक में एक मॉक टेस्ट, कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। सब टेस्ट दें और फिर उसको पूरा टाइम दे के एनालाइज करें कि हम क्या गलत किए हैं। फिर और टेस्ट देने के बाद एक आप अलग से कॉपी बना लीजिए कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न थे जिनको आपने अटेम्प्ट किया और उसमें आपसे क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। तो उस कॉन्सेप्ट को आप लिखिए। ऐसे आप और भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, तो आपको 2 हो गया। एक तो आपने अटेम्प्ट किया, वो गलत हो गया, मतलब वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या प्रॉपर रिवीजन नहीं, उस वजह से गलत हो गया, उससे आप नोट्स करिए। और दूसरा ये, ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं कि जो कि आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो इन दोनों क्वेश्चन को एक कॉपी में आप लिखिए। और जिस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स का, रेगुलर नोट्स का प्रॉपर रिवीजन समय समय करते हैं, उसी तरह से इस जो आपने नोट्स बना रखा है, कब टेस्ट देने के बाद एनालिसिस की है आपने, इस नोट्स को भी समय समय पर आप प्रॉपर रिवीजन करते रहें। तो मैं अंबिका प्रसाद को और इनके माता पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये अपने जीवन में, अंबिका प्रसाद अपने जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहें, और आप लोग इनसे प्रेरणा लेकर आने वाले एसएससी जेईई का एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या कोई भी पीएसयू का एग्जाम हो, आप इन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़ते हुए
इनसे मार्गदर्शन लेते हुए आप भी सफलता प्राप्त करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप भी बहुत